हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेष राशि कितने भी घमंडी थे, अब होगा अहंकार का अंत। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको मेष राशि के बारे में ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ कि मेष राशि वाले व्यक्ति अगर वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए कुछ खास रहेगा। दोस्तों, आज आपके सामने मैं जो कुंडली खोल रखा हूं वह है लगन चार्ट। प्रेजेंट में गोचर भाग चल रहा है। आज 17 जनवरी 2025 में अगर आप गोचर देखोगे तो गोचर आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज का गोचर में है सबसे पहले 2 नंबर राशि वृष राशि के अंदर बृहस्पति देव बैठे हैं। सिंह राशि के अंदर चंद्रमा बैठे हैं। कन्या राशि के अंदर केतु देव बैठे हैं। धनु राशि के अंदर बुध देव बैठे हैं। मकर राशि के अंदर सूर्य बैठे हैं। कुंभ राशि के अंदर शनि और शुक्र बैठे हैं। और मीन राशि के अंदर राहु देव बैठे हैं। दोस्तों, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं मेष राशि के लिए क्या क्या चीजें गलत होगी। दोस्तों, हमारी कुंडली में टोटल 9 प्रकार के ग्रह होते हैं, और वही ग्रह लग्न चार्ट में भी होते हैं और वही ग्रह गोचर भाग में भी होते हैं। लगन चार्ट से हम कुंडली का भविष्य और पास्ट दोनों देख सकते हैं, और गोचर में कुंडली का प्रेजेंट टाइम देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कौन से ग्रह कहाँ बैठकर उस राशि पर भ्रमण कर रहे हैं, कौन सी राशि में भ्रमण कर रहे हैं। वो चीजें हम देख सकते हैं गोचर भाग से। दोस्तों, हम आज तक जो भी चीजें देखे हैं वो लगन भाव से देखे हैं, और लगन भाव से हम लगभग लगभग सारी चीजें निकालना सीख चुके हैं। दोस्तों, आज हम जो देखने जा रहे हैं वो गोचर भाग में देखने जा रहे हैं पर्टिकुलर राशि के बारे में, जो कि मेष राशि के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली में टोटल 9 प्रकार के ग्रह होते हैं, जिसमें गोचर में सिर्फ 4 ग्रह को ही देखा जाता है। अर्थात 4 ग्रह ऐसे हैं जो गोचर में लंबे समय तक एक राशि में बैठते हैं। जैसे बृहस्पति देव हो गए, राहु, केतु और शनि। ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो कि 1 साल से ज्यादा एक राशि में बैठते हैं। यानी हम बात करें कि राहु देव, केतु देव, शनि और बृहस्पति, इनके अलावा जो और ग्रह हैं उनकी बात करें तो उन ग्रहों का समय यह है कि जब वो किसी राशि में बैठते हैं और उस राशि में उसके अनुकूल रिजल्ट देते हैं, तब तक उनका समय किसी और राशि में वह ग्रह शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनके बारे में हम इतनी खास चीजें नहीं देखते, लेकिन 4 ग्रहों के बारे में हम ज्यादा देखते हैं। जिसमें भी एक ग्रह ऐसा है कि आपकी कुंडली में भले वो योग कारक हो या मारक हो, उच्च का हो या नीच का हो, लेकिन अगर वो गोचर में आ गया ना, तो वह हमेशा अच्छे और बुरे दोनों परिणाम आपको देता है। जैसे बात करें कि शनि देव अगर गोचर में बैठते हैं तो उससे बनता है उनके साढ़े साथी। अगर किसी भी राशि में शनिदेव बैठ गए तो उस राशि का ये नहीं देखेंगे कि उसकी कुंडली में शनिदेव उच्च के हैं या योग कारक हैं तो वो अच्छे रिजल्ट देंगे। गलत। शनिदेव कर्म का फल देने वाले ग्रह हैं। यानी इस कुंडली में जो भी आपने अच्छे कर्म गलत कर्म किए हैं उसका जो रिजल्ट देने वाला है वो है शनिदेव। कर्म का फल देने वाले हैं शनिदेव। अब शनिदेव यहाँ मेष राशि में कैसे आएंगे, अभी तो मीन राशि में जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनिदेव कभी भी एक राशि में स्थित नहीं रहते। शनिदेव हमेशा 3 राशियों के अंदर एक साथ बैठते हैं। जिसमें हम बात करें जिस राशि में बैठे हैं, एक तो उस राशि में, एक उसके बिल्कुल आगे वाली राशि में, और एक बिल्कुल पीछे वाली राशि में। अर्थात शनिदेव के 3 चरण होते हैं। शनिदेव के 3 चरण होते हैं, जिसमें कुछ शनिदेव की साढ़े साती के बारे में जरूरी बातें मैं आपको बता देता हूँ। शनि की साढ़े साती की 3 चरण में पूरी होती है। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण सिर में, पेट और पैरों में। आपकी स्क्रीन के सामने तीनों चरण मैंने लिख रखे हैं। पहले चरण में शनि की साढ़े साती बहुत खतरनाक होती है। यानी शनि की जो साढ़े साती है
वो पहले चरण में किस तरीके की होती है कि सिर पे बैठ जाते हैं। तो सिर पे बैठते हैं तो उसमें क्या होता, शनि के साढ़े साथी के दौरान कई तरह की परेशानी आती है, जैसे पैसों की दिक्कत, नौकरी में परेशानी, या रिलेशनशिप में दिक्कत। और इससे कई प्रकार के तनाव भी हो सकते हैं, यानी मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होते हैं। ये हो सारी चीजें होती हैं पहले चरण में। अब ये पहला चरण मेष राशि पे कब आने वाला है दोस्तों? 29 मार्च 2025 तक यह शनि देव मीन राशि के अंदर बैठेंगे। शनि देव 29 मार्च 2025 तक मीन राशि, सॉरी, कुंभ राशि के अंदर बैठे हैं। लेकिन जैसे 30 मार्च 2025 आएगी तो शनि देव यहां से उठकर मीन राशि में प्रवेश कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि जो मकर राशि पे इनका तीसरा चरण चल रहा था वो तो हो जाएगा समाप्त। तो तीसरा चरण हो जाएगा कुंभ राशि का स्टार्ट। यहां बैठे हैं, मीन राशि में बैठेंगे तो मीन राशि का दूसरा चरण स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे शनि देव का पहला चरण स्टार्ट होने जा रहा है मेष राशि पे। मेष राशि पे शनि देव का पहला चरण स्टार्ट होगा। तो पहले चरण में पैसों की दिक्कत, अनावश्यक खर्चा, यानी जातक के पास में जो पैसा है उसमें अनावश्यक खर्चे स्टार्ट हो जाएंगे। सारी चीजें होंगी लेकिन उसके बावजूद भी आप खरीद लोगे क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। ठीक। दूसरी चीज, रिलेशनशिप में दिक्कत, आपके भाई बहन, चाचा ताऊ, इनमें आपका रिलेशन भी खराब होने की संभावना रहेगी। फिर बात करते हैं तीसरी चीज, दिमाग में एक तनाव हो जाएगा। दिमाग में इस तरीके का तनाव हो जाएगा, किसी भी बात को लेकर जातक बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हो जाएगा, खासकर पैसों को लेकर ज्यादा तनाव में आएगा। तो पहले चरण में जो मेष राशि वाले, जो आज के टाइम पे इतना अहंकारी बन रखे हैं, उनके पास में पैसा है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन आने वाले जो 7.5 साल हैं इनमें इनको हर चीज की वैल्यू पता चल जाएगी। आज इनके पास में जो भी पैसा, आज वो मिट्टी को भी सोना बना के बेच रहे हैं, लेकिन 30 मार्च 2025 से 2032 तक इनको हर चीज की वैल्यू पता चल जाएगी। इनको इन्हीं का अहंकार इनको दिख जाएगा कि हम किस तरीके से काम कर रखे थे। तो जातकों को जब पहला चरण आएगा तो इस पहले चरण में जातक को कुछ विशेष चीजें ध्यान रखनी है। अगर जातक इन चीजों का पालन कर लिया तो शनि का प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। देखो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, शनि गोचर में हमेशा कर्म का फल देते हैं। तो आप ये ना सोचो कि मैं भगवान की पूजा करता हूं तो मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा। दोस्तों, साक्षात रावण भगवान की कितनी पूजा करता था, लेकिन जब उसका समय खराब आया तो हम क्या चीज हैं। तो यहाँ शनिदेव कर्म का फल देने आते हैं। तो उस समय अगर आप इष्ट देव की शरण में हैं तो आपको कम, इनसे जो गलत परिणाम मिलने वाले हैं वो थोड़े कम होंगे, लेकिन परिणाम जरूर मिलेंगे। तो मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप, जब आपके मेष राशि वालों, खासकर उन्हीं के लिए मैं बताने जा रहा हूं कि जब 2025 से आपके शनि की साढ़े साती स्टार्ट होने जा रही है तो इसमें आपको खास चीजों का, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, पैसे पे नियंत्रण, खर्चों पे नियंत्रण करना है आपको। दूसरी चीज, अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको कोशिश करो प्यार से, प्रेम से उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की। अगर आप गुस्से में आकर, आवेश में आकर अपना धैर्य खोकर काम करोगे तो आपके लिए तीसरा ऑप्शन अपने आप ही बन जाएगा, जो हो तनाव। तनाव, आपके दिमाग में इतना तनाव आ जाएगा कि हो सकता है कि आप नींद की गोली भी खा सकते हो। नींद की गोली का खाने का मतलब आपको रात में नींद भी नहीं आएगी पहले चरण में। तो नींद के लिए आपको गोली भी खानी पड़ सकती है। तो आप जो खर्चा है उस पर नियंत्रण रखें। रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसको प्यार प्रेम से उसको सोल्व आउट करें। तो आपका जो तीसरा है तनाव, ये नहीं होगा। अगर आप इन तीनों चीजों पे ध्यान नहीं दिए तो 100% आपको पैसे की भी दिक्कत आएगी,
रिलेशनशिप में भी दिक्कत आएगी। और रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि हस्बैंड वाइफ, अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकता है, बाप बेटे भी हो सकते हैं, माँ बेटे भी हो सकते हैं, बेटा माँ भी हो सकते हैं, या आप आपके ससुराल पक्ष से भी हो सकते हैं। यानी टोटल जितने भी आपके रिलेशन होते हैं उन सब से आपको दिक्कत हो सकती है। तो इन चीजों में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो प्यार से सोल्व आउट करें। तीसरी चीज, तनाव। दिमाग को हमेशा व्यस्त रखना जिससे कि आपका कोई भी तनाव ना हो। और मेन चीज, इस पहले चरण में आपको आलस से बहुत ज्यादा आएगा। कोई भी काम करोगे तो आलस से करोगे। एक तो होता है कि चंचल, एक्टिवनेस, एक होता है आलस से करना कि ये काम करते हैं हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आलस शरीर में नहीं आना देना, क्योंकि अगर आलस आ गया तो आपको सारी चीज अपने आप ही दिखने लग जाएंगी। और जो शनि का जो पहला चरण है, इस पहले चरण में अगर शनि के दुष्प्रभावों से बचना है तो कोशिश ये करो कि जो आपके आसपास में जितने भी पक्षी हैं उनको दाना डालो, उनके लिए पानी की व्यवस्था करो। आसपास में कहीं पे भी पेड़ दिखे तो पेड़ में पानी के लिए कुछ पात्र रख दो, और उसी के आसपास में दाने की भी व्यवस्था कर दो जिससे कि पक्षियां दाना खाएं और पानी की व्यवस्था हो। फिर बात करते हैं दूसरी स्टेप। पहली स्टेप, दाना पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा करना है आपको, क्योंकि पहले चरण में अगर नहीं संभले तो दूसरा चरण आप नहीं संभल पाओगे। दूसरी बात कर रहा हूं कि हनुमान जी की उपासना ज्यादा से ज्यादा करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ ज्यादा से ज्यादा करें। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो शनि देव से जो दुष्परिणाम मिलते हैं वह परिणाम कम होंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। इतना मैं आपको पहले कह रहा हूं, मिलेंगे जरूर। आप ये कहो कि मैं आपके कहने के अनुसार सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं लेकिन मेरे को शनि का प्रभाव मिल रहा है, मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। तीसरी चीज, आप जहां पे भी रहते हैं उसके आसपास में माहौल को हमेशा साफ सुथरा रखना है। ये चीजें कोई नहीं बताता, लेकिन जितना साफ सुथरा रखोगे और जितना आप एक्टिव रहोगे, जितना आप दूसरों के लिए सही सोचोगे, दूसरों के लिए सही करोगे, तो जो पहला चरण है उसमें आप सही तरीके से उतर जाओगे। बात करूं, अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी मेष राशि है तो दोस्तों आपके समय एक ही समस्या आएगी, वो आएगी आलस। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो उस समय आप धैर्य ना खोएं, आप जबरदस्ती बैठे रहें और इस समय को आपको कैसे भी करके पढ़ाई में ध्यान नहीं लगे, लेकिन लगाए रखना है। अगर आप पढ़ाई से विमुख हो गए तो आगे चल के उस पढ़ाई से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पहले चरण में उस पढ़ाई पे बिल्कुल गोल सेट करके पढ़े हो तो ये समझो कि तीसरे चरण में 101% उस पढ़ाई से आपको 101% रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो ये पहला चरण आपको इस तरीके से निकालना है। और जैसे दूसरा चरण आएगा, दूसरे चरण में जो पहला चरण है उसका आपको लाभ हानि मिलने लगेगा। दोस्तों, आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए इजाजत। अलविदा। जय सिया राम।